नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी और उनसे हम करेंगे चुनावी चर्चा, मुद्दों पर चर्चा। स्वागत है आपका अनुपम जी। आरंभ करने से पहले आप सभी को याद दिला दें हमारा मर्चेंडाइज स्टोर अपना, वहाँ आप जाकर अपने पसंद की वस्तुएं ले सकते हैं। आपको केवल डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप देखें और चूज करें। बहुत सारे वहाँ पर आपको क्लोथिंग लाइन्स मिलेंगी, आपको मग्स, बुक्स इत्यादि वहाँ पर वस्तुएं आपको मिलेंगी। तो अनुपम जी, चुनावी मौसम है, महाराष्ट्र की बात खूब हो रही है, झारखंड की बात थोड़ी कम हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो मैं आज आरंभ करूंगा, महाराष्ट्र पे भी आऊंगा और झारखंड पे भी आऊंगा, लेकिन आरंभ करूंगा उत्तर प्रदेश से। तो साहब ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने जो एक बड़ा एग्रेसिव काउंटर आरंभ किया था, बटेंगे तो कटेंगे काउंटर, और किसी ने नहीं किया, अखिलेश जी ने ही किया। तो वो काउंटर जो है वो क्या, उसकी कोई उनको सफलता मिलती दिख रही है? क्या स्थिति है? 9 बाई इलेक्शंस हैं, इसमें क्या स्थिति रहेगी? आपका क्या आकलन है? क्या कोई मुद्दे हैं या बाई इलेक्शन के जैसा अमूमन होता है, लोगों में कोई उत्साह नहीं है? देखिए, इन 9 सीटों में मोटी मोटी 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो आप उनको बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पाले में पहले से थी। यानी करहल में अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई वो जगह, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा के इस्तीफे से खाली हुई जगह, कटहरी जिसे कहते हैं। जी। और उसके बाद कुंदरकी जो सीट है मुरादाबाद में, वो जियाउर रहमान बर्क जो है वो सांसद हो गए हैं, जो कि शफीकुर रहमान बर्क के नाती हैं। हाँ, उसके बाद मीरापुर में चंदन चौहान जो उस समय उनके साथ थे पहले, जयंत चौधरी के साथ, अब तो इनके साथ आ गए। और फाइनली सीसामऊ में इरफान सोलंकी, जो सपा के 4 सीटें हैं सपा की कुल मिलाकर। इन सपा में 4 सीटों में मतलब मेरा अपना जो आकलन है, जो भाजपा की तो 5 सीटें हैं वो तो उनके पास जा ही नहीं है। जो समाजवादी पार्टी की 4 सीटें हैं भाजपा उसमें की मैं 5 कौन सी हैं? गाजियाबाद, भाज खैर, फूलपुर फूलपुर, और मजवा। मजवा। हाँ, हम्म। मजवा। और ये 5 सीटें हुई इनकी। खैर, मजवा, गाजियाबाद, फूलपुर, मीरा गाजियाबाद, खैर और मीरापुर, आरएलडी मिला मीरापुर के। मीरापुर हाँ, 5 सीटें हो गई इनकी। तो वो तो सब पांचों एकदम क्लियर कट निकल रही। फूलपुर हमारे यहाँ प्रयागराज में ही है, और वो मुझे एकदम साफ, हालांकि उसमें अखिलेश यादव ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, और बहुत दौरे कर रहे हैं वो। लेकिन जो सीटें उनकी हैं उनमें से आप मान के चले सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं। एक सीट तो उनकी श्योर है, करहल, जो कि उनकी खुद उनके की है। घर की सीट है, उनके उनकी अपने घर की सीट है, मैनपुरी की। और दूसरी जिस सीट पे लड़ाई है वो सीसामऊ है। सीसामऊ पे लड़ाई है। तो कुंदरकी पे मजेदार नहीं है? बात ये, वही तो कह रहे, मजेदार बात ये है कि जहाँ 65% मुसलमान वाली जो सीटें हैं, ये कुंदरकी जो हम्म, है, वो हम्म। इनके हाथ से निकल गई, खत्म। हाजी रिजवान क्यों? से बात हुई कैसे थी, कैसे कैसे हाजी कैसे साहब, हाजी मैं रिजवान से बात हुई थी, बहुत परेशान नजर आ रहे थे। एक्चुअली वहां हम्म, कुंदरकी में क्या हुआ कि अब तक जितने सांसद हुए हैं मुस्लिम, हाँ, सब के सब तुर्क हुए हैं। हाजी भी हाँ, तुर्क है। अब वहां पे आप सोच के देखें, मैं समझता हूँ ये स्पेशल शो होना चाहिए। 12 उम्मीदवार लड़ रहे हैं कुंदरकी में, उसमें 11 मुसलमान हैं। भारतीय अच्छा। जनता पार्टी के एक कैंडिडेट को छोड़कर 12 में से 11 मुस्लिम है। और वहां हम्म, पे वो एक पठान वर्सेस उसका चल रहा है, तुर्क। तुर्क। तो हम्म, पठान जो वहां पे जो खड़े हैं, तो वो मेरे ख्याल से MIM से खड़े हैं या बसपा से खड़े हैं। तो पठान एक कोई कैंडिडेट जो वहां खड़े हैं, या मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से खड़े हैं, किसी एक से खड़े हैं। तो पठानों ने वहां पे बड़ा विद्रोह कर रखा है। अच्छा, चूंकि ये आपके जो आजम खान है, ये अपने आप को पठान बताते हैं, तो इसीलिए पठानों को न्यूट्रलाइज करने के लिए अखिलेश यादव को फाइनली आजम खान की बीवी की याद आई, तंजीम फातिमा की। और आपने देखा तो वो मतलब वो सालों ये से अंदर है, आज आजम तक खान भी उन्होंने तो पूछा बाहर है, तो आजम खान से क्यों नहीं मिले, बीवी से क्यों मिले? अब वो आजम खान कहाँ बाहर है?
आजम खान का माना, आजम खान जेल में निकल गए थे ना बीच में, ना ना, वापस चले गए। आजम आजम इज इन जेल, आजम जेल में, उनके साहबजादे जेल में। तो वो उनकी पत्नी से मिलके आए हैं, और सिर्फ इसीलिए हम्म। मिलके आए हैं क्योंकि वहां पे पठानों का विद्रोह उनको कुंदरकी में, मुरादाबाद में झेलना पड़ रहा है। अच्छा, उसमें भी अखिलेश यादव की आप बुद्धि देखें, राजनीति देखें। अक्सर मैं कभी कभी सोचता हूँ सब मुकद्दर की खा रहे हैं। रामपुर से जो जो मौलाना जो नदवी जो हुए हैं सांसद, जिनका आजम खान ने पुरजोर विरोध किया था, जिनको हम्म। आजम खान फूटी आंख नहीं देखना चाहते, कि उनको लेके पहुंच गए, मोहिबुल्ला नदवी, उनको लेके उनके घर पहुंच गए। और इतना इतना तमतमा गई उनकी मैडम। तो बाद में पत्रकारों ने पूछा तंजीम फातिमा से कि भाई ये सांसद जी घर आए थे क्या? हमारे यहाँ नहीं आए थे, वो तो अखिलेश यादव के साथ थे। सीधे कह दिया हमारे यहाँ नहीं आए थे, अखिलेश यादव आए। वो बड़ी उधम तबाही हुई है। तो आप तो सिर्फ आपने फिर से पठानों को याद दिला दिया तंजीम फातिमा के यहाँ जाके कि देखो, मैंने आजम खान की कभी कोई सुध नहीं ली। और आजम, देखिए आजम खान को लेकर मेरा एक बयान, अखिलेश यादव को लेकर मेरे दो बयान हैं जो 2022 में भी बहुत पॉपुलर हुए थे चुनाव के दौरान। पहला मैं कहता था कि आ रहे हैं अखिलेश, नारा नहीं धमकी लगने लगा, इसके हाँ, चलते वो तो दलित वोट भाग गया भाजपा में। हाँ हाँ। बिल्कुल, वो तो और बहुत पॉपुलर है। दूसरा हम्म। मैं कहता था जिसके चलते नेशनल टीवी पे मनोज यादव नाम के सपा प्रवक्ता ने मुझे धमकी दी कि हम्म। आप हमारी सरकार आने दीजिए, आप पे 200 फर्जी मुकदमे लगाएंगे। तो मैंने कहा था, और वो बात मैं लगातार कह रहा हूं, कि आजम खान अखिलेश यादव के पांव का वो कांटा थे जिसको न्यायपालिका ने निकाल दिया। अखिलेश यादव से ज्यादा खुश कोई नहीं। आप सोचिए, बंदा आज तक उनसे जेले मिलने नहीं गया, हम्म। आज तक। अच्छा, तो बीच बीच में इस तरह की बात भी होती है कि भाई आजम खान मिलना नहीं चाहते इसलिए अखिलेश भैया नहीं जाते। तो मैं कहता हूँ सोचो, आजम खान क्यों नहीं मिलना चाहते? जब आजम खान जेल से निकले थे बीच में, तो पार्टी ऑफिस तक नहीं गए थे। तो कुल हम्म। मिलाकर कुंदरकी की, बहरहाल ये सब तो अलग बातें हो गई। मोटी बात यह है कि साहब, कुंदरकी में 12 उम्मीदवार लड़ रहे हैं जिसमें 11 मुस्लिम है। भाजपा का इकलौता उम्मीदवार हिंदू है। और हिंदू ही नहीं है वहां पे साहब, मुस्लिम राजपूत का भी एक वो चल रहा है साहब। वहां पे मुसलमानों को हाथ उठा उठा के अल्लाह मियाँ की कसम दिलाई जा रही है भाजपा में वोट करने के लिए, और वो खा भी रहे हैं। और वो खा भी रहे हैं, बड़ी मजेदार बात है, अल्लाह कसम खा रहे हैं। मैं अल्लाह आपको कसम बता हम रहा राजपूत हूँ, हैं। अल्लाह कसम हम भाजपा को वोट देंगे। तो अब उन पे भरोसा क्योंकि नहीं हम रहेगा ना राजपूत हैं। सर। हाँ, मुस्लिम राजपूत का भी वहां चल रहा है, तो परंतु घर वहां वापसी कराई ही जाए हा, उनकी, मुस्लिम तो हाजी राजपूतों के। रिजवान से हाँ, हाजी रिजवान से बात हुई थी वहां पे। तो साहब बहुत परेशान नजर आ रहे थे सपा के जो वहां पे वो हैं, जो कैंडिडेट हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है, अखिलेश यादव 2 या 3 सीट पे भी निकाल के कह सकते थे कि भाई उपचुनाव तो सरकार का होता है। हाँ, कह सकते थे। आप 2 सीट निकाल के भी अपनी इज्जत बचा सकते थे कि भाई हमारे पास 4 सीट थी, हमने 2 बचा ली। लेकिन आपने इतनी लंबी लंबी डींगे मार दी। वो तो चुनाव के बाद योगी जा रहा है, योगी बर्खास्त हो रहा है, योगी माफिया है, योगी ऐसा है, योगी वैसा है, और हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, दुनिया सारी। वो तो इसकी वजह हमेशा से कहते हैं, और पिछली बार 400 सीटें जीत रहे थे विधानसभा में, और वही 80 ना, तो सीटें, चूंकि वो 80 जो सीटें नहीं, 37 सीट 79 जीत रहे थे लोकसभा में। 37 सीटों का वो जो एक नंबर है, वो सपा के सर पे चढ़ के तांडव कर रहा है। तो जब से वो 37 सीटें उत्तर प्रदेश की, उन्होंने एकदम बहका रखा है समाजवादी पार्टियों को। और इस बार जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन उनको है, वो कहते हैं वो सामने आने वाला है, सामने आने वाला है। लेकिन वो जो मैंने शुरू में रिमार्क किया कि जो बटेंगे तो कटेंगे, कटेगा कटेंगे, उसका सारा काउंटर अखिलेश जी कर रहे हैं, और तरह तरह के नारों से कह रहे हैं, रोज नए नारे गढ़ते हैं। उससे दिखता है कि उस नारे से उनको कितना दुख हुआ है, कितना कष्ट हुआ है, कितना क्लेश हुआ है। ये क्लेश और अखिलेश को आपने बड़ा अच्छा मिलाया वैसे। तो तो ये तो आपने बड़ी अच्छी तुकबंदी की। तो बहरहाल ऐसा नहीं है
बटेंगे तो कटेंगे एक ऐसा नारा है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ मुख्य विपक्ष हैं। पर मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति बचा होगा जिसने इस नारे पे प्रतिकूल या विपरीत प्रतिक्रिया ना दी हो, और खास तौर से इसलिए कि अब ये योग अनुकूल भी शामिल कर लीजिए उसमें। अनुकूल या प्रतिकूल ना दी हो तो या तो अनुकूल देंगे अनुकूल या अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल देंगे। अनुकूल ही अनुकूल तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब ये नारा योगी आदित्यनाथ का बचा कहाँ। जब जिस नारे को प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोहरा दिया, जिस नारे को मोहन भागवत ने भी दोहरा दिया, सेम डीएनए गैंग ने भी दोहरा दिया, तो फिर तो वो राष्ट्रीय नारा हो गया ना साहब। फिर तो वो भाजपा का नारा हो गया। वो खाली योगी का नारा बचा कहाँ वो है। अब उस नारे को लेकर इतने इस कदर बौखला गए हैं लोग। आप देखिए वो खड़गे साहब कहते हैं योगी जी सर मुड़ाए हुए हैं। आपने आज तक किसी हिम्मत है किसी मुसलमान की दाढ़ी पे कमेंट कर दो? वो संत है, उसको सर मुड़ाने का वो आप वो कह रहे हो? तुम्हें हिम्मत है तुम कभी कह दो कि वो फला वो क्या नाम है, वैसी जी दाढ़ी रखे हुए? हिम्मत है कह के दिखा दो। हिम्मत है तो कह के दिखा दो। तुम्हारी तो इतनी हिम्मत नहीं थी, बताते थे मेरे घर में सब मर गए, और ये नहीं बताते थे किसने मारा। ये बताते थे। हाँ। और और मैं ये भी नहीं इसको बताते थे साहब कि सब क्यों मर गए। उन्होंने इस्लाम मैं, मानने से इनकार किया इसलिए उनको जलाया गया, ये भी नहीं मैं तो बताते। साहब 1.5 साल से इसको कह रहा हूं। मैंने तो ट्विटर पे आपने देखा है 1.5 साल पहले ही शेयर किया, अप्रैल में दोबारा शेयर किया, मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार बताया। बल्कि मैं तो इसको बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कहता था कि खड़गे जी के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया मुसलमानों ने, उनका दिल इतना दुखी हुआ कि उन्होंने हिंदुइज्म छोड़ दिया। छोड़ दिया। मतलब इसका कोई सर पैर समझाए साहब इसका है। तो अब वो कहते हैं कि साहब जला दिया होगा, सारे मुसलमान बुरे थोड़ी ना है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। लेकिन जब हिंदुज्म की बात आती है तो प्रियांक खड़गे कहते हैं पूरे सनातन को खत्म कर देना चाहिए। ये मलेरिया है, ये कोड़ है, ये बीमारी है। तो उसमें इनको अच्छे बुरे नहीं समझ में आता। ये भी आप सोचे जरा से, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हिंदुस्तान में सबसे पुरानी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनका लड़का हिंदुओं को और हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है, और उसके बाद भी उसको हिंदू वोट मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि मतलब अनबिलीवेबल, मतलब मुझे इसका सरफा नहीं समझ में आता। देखिए साहब, हमारे प्यारे योगेंद्र यादव जी ने एक बात कही। वैसे योगेंद्र यादव जी जो है हमारे प्यारे प्यारे, वो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन इस बात से मैं कुछ कुछ जो है ना उनकी, तो थोड़ा सा सहमत हूँ। और मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने एक ये किस आर्टिकल रोल में, लिखा है। किस नहीं किस भूमिका में लिखा है? वो दुग्गल साहब है सुनिए ना, तो, उनकी अलग अलग भूमिका रहती है रोल। बस सुनिए सुनिए सुनिए, ये सुनिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में है, 12 नवंबर को छपा। और जो कॉन्टेक्स्ट है वो है डेमोक्रेसी आफ्टर ट्रम्प। ठीक है साहब। तो इसका जो पहला पेपर, जो पहला पैरा है, वो केवल पढ़ देता हूँ। उसमें बहुत सारे जो है इनके विचारों पर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कई सारे अर्थ जो आपने प्रश्न पूछे उनके भी इसमें निहित है। सुनिए, सुनाता हूँ। इट इज टाइम टू फेस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इज डेमोक्रेसी ऑल दैट गुड? हाउ डू वी रिलेट टू डेमोक्रेसी व्हेन इट प्रोड्यूसेस evil? कैन वी गिव अप ऑन डेमोक्रेसी? We need not have waited for Donald Trump's return to power to ask this question. We could have asked this after his first victory in 2016, or after Narendra Modi's triumph in 2019, or perhaps after his popular endorsement following the violence in Gujarat in 2002. तो अब सवाल की एक बात और उनका कंक्लूजन बता देता हूँ, बाकी बाकी मैं रेस्ट ऑफ द आर्टिकल आई एम स्किपिंग। तो ये कहते हैं कि सर के it requires a willingness to say that we don't have any finished product, any real model of democracy, that what we have are at best potential democracies, that democracy is a work in progress. We owe at least this much to Donald Trump. I mean, देखिए योगेंद्र यादव का ये है सर
कि फिर मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मुझे ये बात मैं बहुत ये कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो इस तरह के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करती है। खड़गे साहब, उन्होंने हालांकि कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन नहीं, मैं मैं खड़गे तो से इसको इस रिलेट तरह कर रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ कि डेमोक्रेसी योगेंद्र यादव जैसे कैरेक्टर भी पैदा करती है। हाँ, मतलब जो जो शख्स पूरे आंदोलन के बाद खड़ा होकर ये कह सकता है कि मैं तो आंदोलन नहीं कर रहा था किसानों का, मैं तो अखिलेश यादव के लिए पिच बना रहा था, अखिलेश यादव ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाए तो मैं क्या करूं। मतलब आप सोचें, उसके बाद वो लोकतंत्र पे भाषण दे रहा है। कुल मिलाकर योगेंद्र यादव ने अपने आर्टिकल में ये कहने का प्रयास किया है कि लोकतंत्र में राक्षस भी पैदा होते हैं, और इन राक्षसों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक सबको लपेटने का प्रयास किया है। अब इसका क्या ही कहा जाए साहब। मतलब ये तो जमाने से इन मोदी को हिटलर कह रहे हैं, और जब इन सबके परदादा थे उनको तो हिटलर का चेला कह दिया था मजरू सुल्तानपुरी ने, तो उन्होंने 2 साल जेल भेज दिया था मजरू सुल्तान। हाँ, 2 साल जेल में रहते बेचारे। तो आप सोचिए कि मतलब ये पहले दिन से मोदी को हिटलर कह रहे हैं, और हिटलर का चेला कहने पे जवाहरलाल नेहरू ने मजरूर सुल्तानपुरी को 2 साल जेल भेज दिया था। कमाल की बात है। ये मोदी को फाशिस्ट कह रहे हैं। मोदी ने एक सरकार नहीं गिराई, नेहरू ने ताबड़तोड़ सरकारें गिराने का सिलसिला केरल से शुरू किया। इन्होंने मोदी को कहा कि साहब इन्होंने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी। कांग्रेस ने तो बीबीसी ही बैन कर दिया था 2 बार, और एक बार नहीं, दो दो बार। और बैन ही नहीं किया था, बीबीसी के एक एक कार्यकर्ता को कह दिया गया था कि देश छोड़ के चले जाओ, देश निकाला दे दिया था। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री बैन करने पे वो लोग हाहाकार बचा रहे हैं जिन्होंने बीबीसी ही को ही मार के निकाल दिया था देश। तो लोकतंत्र ये भी पैदा करता है, ये जरा ध्यान रखें। गया बिल्कुल करता है। तो वैसे संजय सर, मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा विषयांतर कर से आप एक सवाल करता हूं आपसे। आई लव योर परसेप्शन। मेरा अपना नजरिया है कि हर चीज की एक मियाद होती है, हर एक चीज की एक लाइफ होती है। फिर वो कोई चीज हो, या फिर कोई विचार हो, या कोई व्यक्तित्व हो। तो कभी कभी मुझे लगता है लोकतंत्र की भी तो एक मियाद होगी। मेरे विचार से ये जो सारी चीज़ें जो है ना, ये जो सोशली रेलेवेंट जो आइडियाज़ है, या जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी लाइफ नहीं होती। इनकी रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स की तरह, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरह हाफ लाइफ होती है। मतलब तो ये जाके भी नहीं जाते। तो ये जो है बहुत धीरे-धीरे, जैसे जो हाफ लाइफ का प्रिंसिपल आप जानते ही हैं कि वो उनके नहीं, हाफ लाइफ का पहले प्रिंसिपल सर ये आधा भी कहता है, हाफ लाइफ का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जब मटेरियल नजर आना बंद हो जाता है तो भी हम मानते हैं कि किसी सूक्ष्म फॉर्म में अभी है, अभी हाँ, आधा हो रहा है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हालांकि वो नजर आना बंद हो चुका होता है। वो बंद हो नजर चुका आना होता है। बंद हो चुका वो वो जो है वो रिवाइव है। हो जाता है कभी-कभी, जब अच्छे खाद पानी या उसका वो सब होता है, तो इनकी हाफ लाइफ होती है। तो अब ये जो सारा इन्होंने नैरेटिव चलाया था, अब उसकी हाफ लाइफ क्या है, उसकी गणना आवश्यक है। जो लोकसभा में जो नैरेटिव चला था, मुझे लगता है उसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम थी। और वो जो है अपनी जो शायद 3-4 महीने ही उसकी हाफ लाइफ थी। तो अरे साहब, उसका अभी मुझे विखंडन जो झारखंड है में वो बहुत मजा है। राहुल गांधी वो जो अपनी संविधान किताब लेके चलते हैं उसको खोल के दिखा रहे थे। खोल के इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि पिछली हुँ। सभा में वो संविधान किताब जो बटी थी वो पूरे पन्ने थे, उसमें केवल राहुल गांधी की फोटो थी। तो अब वो किताब खोल के दिखा रहे कि देखो, मेरे पास जो किताब है उसमें लिखा भी है। पहली बार खोल के दिखाया था उन्होंने। तो दिखाना पड़ेगा ना। जब पकड़े गए तो फिर क्या करें? उसका काउंटर ये लोग कहेंगे कि अब पहली बार छपवा के लाए, अभी तक तो ऐसे ही देते थे। तो ये जो इनकी एक नैरेटिव्स जो इन्होंने 2-3 चलाए थे, जिसको इन्होंने इफेक्टिवली काउंटर इसलिए नहीं किया क्योंकि आरएसएस इनके साथ नहीं थी उस समय, और इन चीज़ों का जो बेस्ट काउंटर है वो 1 टू 1
डायलॉग में ही होता है। तो संविधान और आरक्षण वाला जो चलाया था हमारे, तो राजस्थान में यही चल रहा था। लोग कह रहे थे साहब ये सारा का सारा जो SC ST तबका है ये तो संविधान बचाने में लग गया है, आप क्या बात कर रहे हो। ये बात जो है मैंने शायद आपसे चर्चा भी की थी, मैंने ऊपर भी पहुंचाई थी, लेकिन ये लोग तो मस्त थे उस टाइम पे। मोदी जी की रैली हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो इन्होंने नैरेटिव चलाया था, प्लस इन्होंने वो जो गारंटी कार्ड बांटे थे, वो जो काम किया था, प्लस उत्तर प्रदेश के जो लोकल इश्यूज थे या राजस्थान के, महाराष्ट्र के लोकल इश्यूज थे, वो सब ठीक से नहीं टैकल हुए, तो इसके कारण इनको 240 पे जाना पड़ा। लेकिन वो सारे जो इश्यूज थे उनकी एक हाफ लाइफ थी, वो भी पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुए, लेकिन वो घट घट के हाफ 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 होते हुए अब पता नहीं 1/4 हो गए हैं या 1/8 हो गए हैं या 1/16 हो गए। ये आप बताइए। ये वही वाली हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था ना, कि हाफ लाइफ ये भी बताती है कि कभी कभी चीजें नजर इतनी कम हो जाती है कि नजर आना ही बंद हो जाती हैं, लेकिन एक थ्योरी के रूप में हम मान के चलते हैं कहीं एग्जिस्ट कर रही होंगी, कहीं ना कहीं अवश्य होंगी, नजर भले ना आ रही हो। अब जैसे संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, ये सब सिरे से बकवास एकदम खत्म हो चुका है, बुरी तरह खत्म हो चुका है। और अब तो राहुल गांधी की बातें अपने आप में इतनी ज्यादा रिपीटेड, इतनी घिसी पटी लगने लगी। और मैं फिर कहता हूं कि साहब ये भी लोकतंत्र के ही मतलब, वो कबीरा इस जहान में भांत भांत के लोग, मतलब राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते हैं, तो पहले मुझे लगता था, बड़ा आश्चर्य होता था कि साहब उसके बाद भी राहुल गांधी के पीछे एक ऐसी फॉलोइंग है। और मैंने जयपुर डायलॉग जिसको मैंने बताया भी था कि राहुल गांधी के पीछे कोई फॉलोइंग नहीं है, मैं इसको बता रहा हूँ कि वो एक फ्रेडरिक फॉसिथ, एक नॉवलिस्ट था जिसने डे ऑफ द जैकॉल लिखा था, तो उसकी किताब है साहब आइकन। तो आइकन में वो कहता है कि विरोध को लिए एक चेहरा चाहिए, एक चेहरा चाहिए, और आप सामने रख दीजिए, और उस चेहरे से सहमत ना होते हुए भी विरोधी सारे उसी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह इस देश में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनको पहले भाजपा से दिक्कत है, RSS से दिक्कत है, फिर हिंदुत्व से दिक्कत है, फिर हिंदुओं से ही दिक्कत है, यहां तक कि इस देश से भी दिक्कत है। इस बात से भी दिक्कत है कि ये देश बड़ी इकोनॉमी क्यों बन रहा है, इस बात से भी दिक्कत है कि ये देश सफल क्यों हो रहा है, वो इस देश को ही नहीं देख सकते। ऐसे तमाम लोगों को अपना विरोध रखने के लिए एक नेता चाहिए, जो उनको राहुल गांधी में मिल जाता है। वरना इसीलिए आप देखें, और ऐसा नहीं है कि हर हर जगह एक एक राहुल और ऐड गांधी है, कर दीजिए, आप लेटेस्ट एक और ऐड कर दीजिए। इस बात से भी दिक्कत है कि ये सारे के सारे लोग ट्रंप को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस ऐसा नहीं है, उनके तो दिमाग में भी नहीं है। वो संजय दीक्षित साहब को सेलिब्रेट करेंगे तो संजय दीक्षित खिलाफ हो जाएंगे, तो आप समझिए ना, वो उन्हें ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है, उनको कुछ एकदम एकदम कुछ तो एकदम निरे, हम क्या बोलें आपको। अब आप ये देखें, रोज बैठ के आप मोदी को कहते हैं चीन से पिट गए, चीन से पिट गए, चीन से पिट गए। मुझे भी याद है, धर्मपाल करके इतिहासकार थे, नेहरू ने उनको सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया था कि उन्होंने लिख दिया था कि नेहरू चीन का युद्ध हार गए। उस दौरान में जितनी फिल्में, जितने गाने, जितने नाटक, जितने लेख, जितने आए चाइना वॉर पे, सब बैन हो गए। और अरे वो नेहरू जबरदस्त ने तो गांधीवादी थे। अरे नेहरू ने तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को बैन कर दिया था। नेहरू ने तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, और ये क्या नाम है, ये शरद चंद्र को, बलराज साहनी को जेल भेज दिया था, कुछ छोड़ा ही नहीं था। और आप ऐसे कहते रहते हैं। बहरहाल, ये मेरा अपना मानना है कि साहब राहुल गांधी इज द फेस, उनके पीछे तमाम आसुरी शक्तियां इकट्ठा है। आप मुझे बताएं, राहुल का कोई एक अच्छी बात तो बताएं कि उनके, मैं उनका नेता मानने को तैयार हूं, पर आप मैं बता सकता कुछ हूँ, तो मैं उनमें कई अंदर। अच्छी बातें बता सकता हूँ, एक नहीं। कॉमेडी नहीं सुनूंगा जो नहीं सही नहीं, में सच अच्छी बताऊंगा। मैं कि बिल्कुल नहीं, अब सच्ची मतलब आप बताऊंगा। ये नहीं कहिएगा कि राष्ट्र को हंसाते हैं, ये मैं अच्छी बात नहीं मानूंगा। नहीं नहीं, ठीक है, देखिए लेकिन मैं वो। दूसरी बात क्या, एक मिनट से खत्म कर लूं। एक राहुल गांधी आपको हर जगह नजर आता है। अब आप जस्टिन ट्रूडो को देखें, आज खालिस्तानी वहां जुलूस निकाल के कह रहे थे कनाडा वालों, तुम वापस यूरोप जाओ, ये कनाडा हमारा है, हम इसको खालिस्तान बनाएंगे। आप इंग्लैंड सोचिए जाओ और यूरोप जाओ। हाँ, इस बंदे ने क्या कर दिया कनाडा का। हाँ, एक एक खाली एक इमरान खान है पड़ोस में,
एक एक राहुल गांधी वो भी है। इमरान खान के मुझे सबसे दुख हुआ था, मुझे लग रहा था इमरान खान 2 साल और रुक जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अकेले ही पाकिस्तान ठिकाने लगा देगा। तो कुल मिलाकर एक राहुल गांधी आपको हर जगह मिल जाता है सर। देखिए, राहुल गांधी की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो उनके गाल पे डिम्पल पड़ता है, तो उससे जो है वो बहुत सारे लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। मैं होती नहीं कह रहा हूँ, होते हैं, जिसमें दोनों शामिल, क्योंकि हर तरह की और प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनके पास एक बहन है जिसकी नाक इंदिरा जी से मिलती है, ये भी। उनके पास, ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा। तो अब आप ये बताइए कि ऐसे देश में जहां वो ये मान के चलते हैं कि सब कुछ जो है वो वंश से होता है, वंशानुगत होता है, उनकी बहन जो है वो अपने वंश के अलावा किसी की बात ही नहीं करती। मेरे पिता ने ये किया, मेरी दादी ने ये किया, नेहरू जी ऐसा करते थे। एक नहीं किताब सर, लिखी ऐसी थी। बात मत कीजिए सर, ऐसी बात मत कीजिए। वो बात करती हैं लेकिन सिलेक्टेड वंश लेती हैं, कभी दादा की बात नहीं करती सर। दादा हमारे यहाँ जहां मैं बैठा हूँ, यहीं से 1 किलोमीटर पे दफन है, उनकी बात कभी नहीं करती, वहां कभी दादी की तो फटकने करती नहीं है। आया। हाँ दादी करती है, दादा की नहीं करती। दादा की बात करी बुरा मान जाती सर। एक इटालियन राइटर था, उसने एक किताब लिखी थी, द रेड साड़ी। आई द रिमेम्बर। रेड, द रेड साड़ी, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा, तो बड़ी सुपरफिशियल सी किताब है। उसकी एक ही चीज मुझे याद पड़ती है कि वो जो उसमें बिल्कुल सीरियसली जो उसने रीजन दिया था कि भाई ये लोग जो हैं वो सत्ता से क्यों चिपके रहना चाहते हैं, उसका ये था कि इनको ये लगता है कि भाई देश तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ही बनाया है, उनका ही बनाया हुआ है, एक बात। और दूसरी बात जो है, अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो बहुत सारे केस झेलने पड़ जाएंगे, तो वो परपंच क्यों किया जाए, इसलिए बहुत अच्छा है कि सत्ता में ही रहो, कुछ न कुछ करके। नहीं सर, एक बात और भी है, केस वाली क्या बात है, भाग जाएंगे इटली, आप क्या कर लेंगे उनका? अरे आप उसको आतंकवादी को तो ला नहीं पा रहे, इनको क्या लाएंगे, वो बात नहीं है। बात ये कि अगर बैठे बैठाए इस देश पे सत्ता में ना होते हुए भी राजाओं जैसी जिंदगी लीड करना, जहां जाना चाहिए भैया, राहुल भैया है, इंदिरा और वो सोनिया को अम्मा, और वो प्रियंका को दी इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, आप शिमला में सारे नियम तोड़ के अपना 5 स्टार बंगला बना रही हो, प्राइवेट प्लेन से चल रहे हैं, मतलब ये रजवाड़े, रजवाड़े भी क्या चलते होंगे साहब ऐसे। तो उस तरह उनका अपना चल रहा है, उन्हें क्या पड़ी, वो उन्हें बस ये करना है कि ये इन प्रकार में किसी तरह 10-12 साल में एक बार किसी एक राज्य में चुनाव जीत जाना है, और राहुल भैया फिर से स्टैब्लिश हो जाते हैं, खत्म। अगर पूरे 28 प्रदेश में एक भी प्रदेश वो साल में, साल 2 साल में एक प्रदेश भी जीत लेते हैं, तो राहुल जी को इंडिया टुडे फिर से रीलॉन्च कर देती है, द फाइटर प्रिंस तो करके एक फिर से वो कर देती है। और जैसे आप अभी रेड साड़ी बता रहे थे, मेरा अपना मानना है कि साहब वो शशि थरूर का जो एक सटायर है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, वो भी पढ़ने लायक है, उसमें भी उन्होंने एकदम बड़ा चिपका के लिखा है साहब। क्योंकि ये अच्छा, जो, वो नहीं हाँ पढ़ी मैंने। ये ये अरे हावियर मोरो अरे शायद एक राइटर है, उसका नाम, जिसकी ये किताब थी, ये तो मैंने पढ़ी थी। और इसको इसको बैन कर दिया था शायद, मुझे ध्यान नहीं नहीं तो आया, बैन होने एफिलिएट लायक नहीं था। थी भी भाई, इट इज अ बायोग्राफी ऑफ सोनिया गांधी, इट इज अ ड्रामेटाइज्ड बायोग्राफी ऑफ सोनिया गांधी, एक नाटकीय बायोग्राफी, इसको तो बैन होना ही था भाई, इसको तो बैन होना ही था। ये तो वो देश है जहां पे कोर्ट में दिया हुआ गोडसे का बयान दशकों बैन रहा, तो मतलब विच इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो सोनिया गांधी की बायोग्राफी तो बैन हो रही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और शशि थरूर वाला भी पढ़िएगा, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक कौरवों की तरह, कौरवों का शेप दिया है, और बड़ी जबरदस्त नॉवेल लिखी, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। लेकिन उन्होंने 89 में लिखी थी, 89 में जब उनका इरादा भी नहीं था राजनीति में आने का। अच्छा, चलिए थोड़ी सी जो और जो दूसरे पक्ष की भी बात कर लें। तो दूसरा पक्ष है, जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव लड़ा गया, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। उसको एक कदम आगे बढ़ा के जिस प्रकार से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में और झारखंड में, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है?
कौन से मुद्दे सर? नहीं, जो जिस प्रकार से मैं तुलनात्मक रूप से देख रहा हूँ, जिस प्रकार से लोकसभा में मुद्दे उठाए गए थे, उसके बाद कुछ मुद्दे जो है इन्होंने हरियाणा में उसमें नैरेटिव में चेंज किया, और जिस प्रकार से बड़े उग्र रूप से हिंदुत्व के मुद्दे और अन्य मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे जो उठा रहे हैं इसमें, क्या बदल गया है? नहीं, बदल सिर्फ यही योगी किया जो आप हम लोग यो, जयपुर यो, डायलॉग्स में आप योगी इम्पैक्ट। योगी तो बहुत योगी इम्पैक्ट तो बहुत बाद में आया। जयपुर डायलॉग्स में आपने कहा था ना कि हाँ, आज हम लोग को इसीलिए सुना जा रहा है कि वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है। अगर वो भी इस बार वो 303 की जगह 304 आ गया होता तो कोई सुनने वाला नहीं था ना साहब। वो आप समझे ना। मैं कहता हूं कि आ, मैंने आपके यहाँ मंच पे भी कहा कि साहब 2024 का चुनाव दो लिहाज से आने वाले सालों में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाएगा। एक तो मुस्लिम वोटिंग पैटर्न, जिसने भाजपा को हराने के लिए बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी तक को हरा दिया, और दूसरा हिंदू वोटिंग पैटर्न, जिसने फाइनली नरेंद्र मोदी साहब को वो बात समझा दी जो उनको 60 साल में 70 साल में समझ में नहीं आ रही थी, कि सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, पर सबका विश्वास त्रेता युग में जब भगवान राम को नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा? वो तो संभव ही नहीं है। तो रामपुर के एक गांव ने समझा दी उनको वो बात। बहरहाल, रही बात ये योगी की बात, योगी तो पहले भी बहुत तीखा बोलते रहे हैं। ये ऐसा कैसे हो गया रातों रात की योगी की बात? जब योगी ने कहा कि मैं ईद नहीं मनाता, तब तो मोदी जी ने नहीं कहा मैं ईद नहीं मनाता, भागवत जी ने नहीं कहा मैं ईद नहीं मनाता। लेकिन आज ये समझ में आया कि साहब देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई तरीका नहीं है। ऐसे में योगी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी भी उसको दूसरे तरीके से एक रहोगे तो सेफ रहोगे कह के दोहराते हैं, और जो सेम डीएनए भागवत हैं वो भी इस मामले को उठा लेते हैं। तो कुल मिलाकर अब ये एक राष्ट्रीय नारा हो गया। लेकिन उसके बाद भी दिक्कतें तो आती हैं साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है ना, आप कहते थे कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा अलग है। उसके बाद आपको रास्ते में जो मिला सबको आपने बटोर के अपनी झोली में डाल दिया, अजीत पवार से लेके अशोक चव्हाण से लेके। अरे बीच में तो उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को शामिल करने में लगे थे, तो बड़ी ईश्वर की दया है कि पता नहीं कैसे मामला गड़बड़ा गया। वरना इस समय वरना इस समय शिवपाल यादव जी उत्तर प्रदेश भाजपा मुलायम सिंह अध्यक्ष यादव होते। को पद्म भूषण तो दे ही दिया ना। पद्म भूषण दे दिया, और शिवपाल यादव इस समय उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होते। सोचिए जरा से भूपेन्द्र चौधरी का क्या हाल होता। तो अब वहां पे वो अशोक चव्हाण को ले आए, जो जिंदगी भर का कांग्रेसी। अब दिक्कत क्या है साहब, कांग्रेस का उनका बात छोड़ भी दिया जाए तो उनकी बिटिया लड़ रही है चुनाव, श्रीजिया, और यहां से लड़ रही 14% मुस्लिम वोट है। तो वो तो कहेंगे भाई हमको योगी का नारा समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको कहने ही कहे अजीत पवार, ये क्या नाम है, अजीत पवार। तो बाबा मलिक को लेके ये क्या नाम है, वो क्या नाम है उसका, बाबा सिद्दीक, नवाब मलिक, नवाब मलिक क्या नवाब नाम है मलिक। उसका, नवाब मलिक को लेके उसकी बिटिया को नवाब लेके चल रहे मलिक, होंगे फिर जीशान तो। सिद्दीक, सना मलिक, हाँ तो सबको टिकट हाँ दिया हाँ उन्होंने। हाँ तो ये तो इनका अपना एक राजनीति है। अभी मुंबई से मुंबई से 3 टिकट दिए हैं, तीनों मुसलमान। देखिए मेरी बात सुने सर, एक बात तो आपको बताऊं, ये सारे भरम जाएंगे टूट। कारण समझिए, केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने मात्र पे आज मुसलमानों की पहली पसंद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं। हाँ, उस बिल्कुल उद्धव बिल्कुल ठाकरे, सही। उस शख्स का, हाँ वो शख्स और उस शख्स का बेटा जो कहता गर्व से हमने बाबरी गिराई है, वो आज पहली पसंद है। और तो और वहां पे मुस्लिम कह रहे हैं कि शिवसेना का बाबरी में कोई रोल ही नहीं था, सब फर्जी था मामला। सुनिए आप इसको। तो इसी तरह सिर्फ इसलिए कि ये भाजपा के साथ आ गए, सिर्फ भाजपा को छू लेने की वजह से महबूबा मुफ्ती कश्मीर से वाइप आउट हो गई। आप देख लीजिए, कश्मीर से वाइप आउट हो गई महबूबा मुफ्ती। फारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला इसलिए लौट के आए हैं, महबूबा मुफ्ती इसलिए वाइप आउट हुई है क्योंकि उन्होंने भाजपा को छू लिया था। मुसलमान के लिए वो उतना भी बर्दाश्त नहीं है। वो साहब गोरखपुर में कहावत है, जो हम छुआ सो कोड़ी हुआ। तो आप समझिए, भाजपा आपने भाजपा को छू लिया, आप अछूत हो गए साहब। उसके बाद अजीत पवार को लगता है अगर अभी भी उनको मुस्लिम वोट मिलेगा, अशोक चव्हाण को लगता है अगर अभी भी उनको मुस्लिम वोट मिलेगा, और तो और गोपीनाथ मुंडे की लड़की को अगर लगता है, मतलब पंकजा को लगता है कि उनके भाई धनंजय मुंडे को अभी भी मुस्लिम वोट मिलेगा, तो फिर बलियारी है। मैं क्या कह सकता हूं, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपने भाजपा को छू लिया, आपकी हाल महबूबा मुफ्ती वाली होने वाली है, आप इसको समझ लीजिए। सारा इनका मुगालता दूर हो जाएगा अजीत पवार। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। वो जो रास्ते में आप चले, जो मतलब जो मिलता गया सबको अपनी झोली में डालते गए। अजीत अजीत दादा तुम भी आ जाओ, अशोक दादा तुम भी आ जाओ, फलाने तुम भी आ जाओ, और देखिए मधु कोड़ा की फैमिली को टिकट दे रहे जा। तो क्या है भाई, कौन सी चाल, कौन सा चरित्र, कौन सा चेहरा है ये? देखिए, चाल चरित्र चेहरे की बात तो कब हुआ करती थी मुझे पता नहीं है। क्या है कि अ, राजस्थान आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1992 के बाद में एक चिंतन किया। अब वो चिंतन आपको ध्यान है ना कि सारे के सारे जब है 1992 के बाद में, एक मेरे ख्याल से एक उमा भारती, महंत वैद्यनाथ और अशोक सिंघल, इन 3 को छोड़ के तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं, 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 हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। ध्यान है ना? सबने कोर्ट में हलफनामा दिया, हम नहीं थे। और ओन अप, इसीलिए तो बाला साहब ने कहा था अच्छा अगर इन्होंने नहीं किया तो हमने किया, चलो मैं ओन करता हूँ। एक और मर्द था सर, उसको मत भूलें, कल्याण सिंह। हाँ, हाँ, कल्याण सिंह, बिल्कुल। तो ये जो विभूतियां थी, इनको छोड़ के ये पूरे के पूरे पीछे हट गए थे। आरएसएस ने क्या किया था? आरएसएस ने उसके बाद में सर्वधर्म समादर समिति ऑर्गेनाइज की थी, और सर्वधर्म समादर समिति में आपको पता है उसका उद्घाटन किससे कराया गया था? नागपुर में उसका उद्घाटन हुआ था। आपको पता है उसका उद्घाटन किससे कराया गया था? ये 93 की बात है शायद, ये 93 या 94 की। वहीदुल्लाह खां। ये कौन है? पर मेरी मुझ सर ये तबलीग वो जो जमात के सबसे बड़े समर्थक। लेकिन इन्होंने अपना चरित्र जो ऐसा छुपा रखा था कि ये मॉडरेट मुस्लिम है। हमारे भाई लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि साहब मॉडरेट क्या होता है मुसलमान में और रेडिकल क्या होता है। और उस सर्वधर्म समागम समिति में ही ये डीएनए वाला सिद्धांत लाया गया था। उसके 8 सिद्धांत थे उस समय। वो जो 8 सिद्धांत थे वो इसी प्रकार के थे। इस्लाम बुरा नहीं होता है, कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं, और भाई यदि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है, 33 कोटि का उन्होंने अनुवाद 33 करोड़ कर लिया, तो उसमें यदि जीसस और मोहम्मद को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बुराई है? इस तरह के उन्होंने बनाए थे। तो ये जो अपोलोजेटिक स्टैंस इन्होंने चलाया था, यही आपने मोहन भागवत जी को 2014-19 के बाद बार-बार बोलते हुए देखा है। मैं इनसे जब पूछता हूँ कि भाई ठीक है, आपने ये बात कही, हम स्वागत करते हैं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। लेकिन वो सर्वधर्म समादर समिति जो है, वो अभी भी रेलेवेंट है या नहीं है तो स्पष्ट कर दीजिए। वो सर्वधर्म अब रेलिवेंट नहीं रह गया साहब, अब तो सीधे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आ गया। वो सारे धर्म छूट गए, केवल मुस्लिम मंच आ गया ना, और ना, रोजा उसका इफ्तार तो होने उनके लगा। पास है। ना, ना, उसका तो जब भी हम उनसे पूछते हैं तो वो साफ कह देते हैं कि वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमसे नहीं है। मतलब नहीं, हमसे हमसे मतलब मतलब नहीं नहीं। है, वो हमारा एफिलिएटेड भी हम्म, नहीं है। खाली हम्म। उसके जो मेंटर हैं इंद्रेश वो कुमार अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। नहीं, वो इंद्रेश कुमार जो है वो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य वैसे। तो ये डेफिनेटली बात जो आप कह रहे हैं कि हाँ, ये इनके मन में कन्फ्यूजन था, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने में मैं तो स्वागत इसलिए करता हूँ योगी जी का, कि योगी जी को जब ये इन्होंने स्केपगोट बनाने का प्रयास किया तो वो खड़े हो गए कि आओ बेटा देखें किसकी हिम्मत है प्रहार करने की। और उसके बाद सबके सब पीछे हट गए, और उनके पीछे हो गए, बल्कि न केवल पीछे हट गए, उनके पीछे आ गए कि हाँ चलिए आप लीड करिए, आपके नारे को ही हम अंगीकार कर लेते हैं। योगी जी का बड़ा मैं तो जब भी योगी जी को देखिए, बात को दो चीजें समझ लिया आप योगी जी के बारे में। योगी जी मूलतः पॉलिटिशियन नहीं है। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। लेकिन आपको ये पॉलिटिक्स में चार है तो बात साहब कुछ तो पॉलिटिक्स ना, करनी ही पड़ेगी ना। ना ना ना, अगर वो पॉलिटिशियन होते, अगर वो पॉलिटिशियन होते तो मैं कुछ चीजें बोलना नहीं चाहता हूं टीवी पे, वो लोग अभी भी होते। आप समझिए। मतलब जिस तरह के काम उन्होंने किए, ये कराए, तो मतलब वो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी कर सकता है। देखिए संजय सर, मैं अक्सर कहता हूं इस बात को, मैं जब तो ये अखिलेश यादव कंपैरिजन इतना करता नहीं, हूँ
ये ट्रम्प की तरह है, जैसे ट्रम्प आ गया ना नॉन पॉलिटिशियन वहां पर। नहीं नहीं सर, लेकिन मैं तो दूसरी बात कहता हूँ ना। देखिए, आप जब योगी को गालियां देते हैं, आप उनको माफिया कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि सर 21-22 साल की उम्र में जब लड़के मोटरसाइकिल लेके गर्लफ्रेंड घुमाते हैं, उस समय मैथमेटिक्स का एक ग्रेजुएट आता है, अपनी जीन्स और कपड़े किनारे करके एक गिरुआ पहनता है, अपने कान फाड़ के कंडल पहनता है, और जिस समय लड़के अपना एक बाल नहीं कटाते, जिस उम्र में अपने को पूरा गंजा करता है और साधना में बैठ जाता है, तो क्या उसने सोचा था कि वो एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या योगी आदित्यनाथ ने उस कभी सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? हैं? तो आप सोचिए, जिस उम्र में लड़के दुनिया भर की अय्याशी करते हैं, उस समय साइंस का, मैथ्स का एक ग्रेजुएट समस्त पूरी दुनिया त्याग के जिस तरह वो उसने आध्यात्म को और जिस तरह उसने सन्यास को ओढ़ा, तो उन्होंने की वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में नहीं होगा ना कि एक दिन वो इतने बड़े नेता बनेंगे। तो भाई, उनको आप गाली देने से पहले 100 बार सोच लें। वो जब संत बनने आए थे तो संत ही बने थे, और जो आज आप देख रहे हैं वहां पे एक पॉलिटिशियन नहीं, एक संत ही बैठा है। हालांकि ये बात मैं मोदी जी के लिए भी कहता हूं। 18-19 साल की इस उम्र में जब एक लड़का अपने घर से भागा था, तो क्या उसने सोचा था कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा? तो वो सब लोग, उनका अपना अलग जज्बा हुआ करता था, उनके अपने विचार, उसका सम्मान करे साहब। और योगी जी को गाली देना इस तरह मुझे बिल्कुल अच्छा। एक बात और मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जब योगी को गाली देते हैं, खड़गे जब योगी को गाली देते हैं, तो योगी को गाली नहीं देते, वो बेसिकली हिंदुत्व पे प्रहार है, हिंदुओं पे प्रहार है, पूरे धर्म पर प्रहार जी, तो आपका कहना है कि जो महाराष्ट्र में जो शेप भारतीय जनता पार्टी के प्रचार ने ली है, या झारखंड में जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा आग उगल रहे हैं, तो वो इस बात का है। नहीं, प्रमाण है झारखंड में तो देखे, कि झारखंड में तो लड़ाई भी सीधी है और रिजल्ट भी सीधा नजर आ रहा है। पर आप तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा महाराष्ट्र पे इनलाइटन करके जाएं। तो महाराष्ट्र की लड़ाई कांटे की है, महाराष्ट्र में ये नहीं, लेकिन वो कांटे की हो गई, यह भी एक, मैं कहूँगा कि एक अच्छा समाचार है कि वो कांटे की हो गई। वरना हरियाणा से पहले तो यही माना जा रहा था कि हरियाणा तो चांस ही नहीं है, और महाराष्ट्र भी गए ही समझो। अब हरियाणा में जो अप्रत्याशित जीत हुई है, उसके बाद से महाराष्ट्र को थोड़ा बहुत गंभीरता पूर्वक लेने लगे हैं लोग, और उसमें हम ये भी कहेंगे कि जो राजनीतिक स्टेप्स चाहिए वो ठीक ठाक लिए गए हैं, और जो नीचे के स्तर पर जो एक उदासीनता थी वो भी दूर की गई है। नड्डा जी जो है वो अधिक नहीं बोल रहे हैं, और बोले हैं तो मैं भी अपना उन्होंने मानना है सर कि आरएसएस का भी घुसपैठ। जो इन्वॉल्वमेंट दोबारा हुआ है, 700 से ज्यादा मीटिंग उन्होंने की है 15 दिन में। तो मैं समझता हूँ उनका भी इन्वॉल्वमेंट, जो कि 2024 में एकदम लैकिंग था, और जो ये घर घर से लोगों को निकाल के लाना, उनका रोल तो है, ये साहब कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखो, ये तो यही तो हुआ ना, ये तो 240 का ही तो कमाल है ये। वरना तो आपको पता है नड्डा जी ने डिक्लेयर ही कर दिया था कि क्या है आरएसएस, नहीं, क्या उन्होंने रहता है। कहा हमें जरूरत ही नहीं, हमें इनकी जरूरत ही नहीं। उन्होंने तो और कह दिया कि अचानक हमें जरूरत जरूरत ही पड़ी। नहीं थी। अरे वो आप बिल्कुल सही है। अब 240 जो है ना, ये अक्षर जो है, ये अंक जो है, ये भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मान। आज तो ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा बयान दिया अभी से 1 घंटे पहले, आप क्या वहीं कुंदरकी सीट पे जाके कह रहे थे कि मुसलमान है वो तेज पत्ता, जिसको हम्म। महक के लिए बिरयानी में डाला जाता है, वो खाने के समय निकाल फेंक दिया जाता अच्छा बयान है ये तो। है। और मुसलमानों को संबोधित करते हुए दिया है। दिस इज अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड स्टेटमेंट। इसको, इसका उपयोग लाया जाएगा, मुसलमान है तेज पत्ता। एक शॉट तो बनता है अच्छा, इसके एक बात और ऊपर। कही है उन्होंने, एक बात और कही है। अब बड़ा लोडेड डायलॉग है, चूंकि ये बात ब्रजेश पाठक ने कही है, इसलिए बहुत चलेगी नहीं। आप चाहें तो चला सकते हैं। उन्होंने कहा कोई आपको बात किस नहीं, बात का डर है? मैं अपनी तरफ से कह दूंगा तब तो चल जाएगी शायद। बस कह, मैं कहा तो आप चला सकते हैं। उन्होंने कहा
कि मुसलमानों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और पूरा डायलॉग सुनिए, अगर वो भाजपा के साथ आ जाए। ये बात तो ये बात तो ब्रजेश पाठक की ओरिजिनल नहीं है, ये तो हरिशंकर तिवारी की कही हुई बात है। अच्छा, चेले तो उन्हीं के हैं। ओके ओके, दैट वे। ओके 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 ओके। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको याद दिला दें घूमता आईना की, घूमता आईना पर अवश्य जाएं। हमारे अनुपम जी का विशेष यूट्यूब चैनल है और आजकल अच्छा चल रहा है, अवश्य देखें उसको। अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वंदे सर। मातरम। नमस्कार सर, वंदे मातरम।